उनके पास विजय के खिलाफ सभी सबूत हैं। इसका बस एक ही रास्ता है कि हम जल्द से जल्द उस पीड़ित लड़की को ढूंढें, जिसको शायद राघव ने झूठी गवाही देने के लिए धमकाया हो। हम उसे ढूंढकर आरोप वापस लेने के लिए कह सकते हैं, तभी हम विजय की बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं, प्रभास ने कहा। यह सब तो ठीक है, लेकिन हम उस लड़की को कैसे ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है, मोहन ने पूछा। हाँ, ये इतना भी आसान नहीं होगा। मेरी कोई क्रिमिनल डिपार्टमेंट में जान पहचान भी नहीं है और मेरे कॉन्टेक्ट्स को पता लगाने में टाइम लगेगा, प्रभास ने कहा। टाइम? हमारे पास टाइम नहीं है। अब जब विजय उनके हाथों में है तो वो उसे गवाही देने के लिए मजबूर करेंगे ताकि उसे तुरंत सजा दी जा सके। अगर ऐसा चलता रहा तो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, मोहन ने चिंता से कहा। सबने मजबूरी में आह भरी। अचानक सोहम का फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और कहा, यह डीसी मिथिलेश है। हर कोई हैरान था। फिर उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। प्रभास ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, हमारा सेवियर आ गया, जल्दी करो, फोन उठाओ। सोहम ने जल्दबाजी में कॉल का जवाब दिया। हेलो, डीसी मिथिलेश। तेज, अब डीसी मत बोलो, डीआईजी बोलो। मेरा कल ही प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तुम और दिव्य डॉक्टर विजय आज रात डिनर पार्टी में आ रहे हो। फिर मैं उन्हें अच्छे से शुक्रिया भी बोल सकता हूं। कॉल के दूसरी साइड से डीसी मिथिलेश की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। पता है, पिछले कुछ दिनों में रौनक की रिकवरी तेजी से हुई है। यहां तक डॉक्टर ओम का भी कहना है कि यह कोई चमत्कार है। यह सब दिव्य डॉक्टर विजय की अद्भुत मेडिकल स्किल्स के कारण हुआ है। मुझे पर्सनली उन्हें थैंक्स बोलना है। सोहम ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है विजय अभी थोड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ? डीआईजी मिथिलेश को आश्चर्य हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी ने उसे बलात्कार के केस में फंसाया है। क्या? डीआईजी मिथिलेश की आवाज बदल गई। उनकी आवाज अचानक बहुत गंभीर हो गई थी। क्या हो रहा है तेज? ये सब राघव बत्रा ने किया है। वो विजय से नफरत करता है। उसी ने उसे झूठे केस में फंसाया। पुलिस में उसके कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। यहां तक एसीपी लोकेश सोनवाल भी उसके लिए काम करता है। क्या कहा? एसीपी लोकेश? वो भी इसमें शामिल है? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है अगर ज्यादा देर हुई तो विजय को कुछ भी हो सकता है। तेज, मुझे दिव्य डॉक्टर विजय के चरित्र पर भरोसा है, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्हें फंसाया गया है? डीआईजी मिथिलेश ने सोचते हुए कहा। मुझे 100% यकीन है, उसे निश्चित रूप से फंसाया गया है, सोहम ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। ठीक है, मैं देखता हूं इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। मुझे लगता है इस एसीपी लोकेश के ज्यादा पंख निकल आए हैं, जो कानून के साथ खिलवाड़ कर निर्दोष लोगों को फंसा रहा है। शायद उसे लगने लगा है कि वो कानून से भी ऊपर है, जो कुछ भी करने के लिए आजाद है। डीआईजी मिथिलेश की आवाज में गुस्सा साफ सुनाई पड़ रहा था। तेज, मैं अभी आता हूं, तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन में मिलना। मैं भी तो देखूं दिव्य डॉक्टर विजय को कौन नहीं छोड़ता है। ठीक है, सोहम ने भावनात्मक रूप से कहा। मैं, प्रभास और बाकी लोग वहां जल्द ही पहुंच जाएंगे। इसके बाद उसने कॉल कट कर दी। डीसी मिथिलेश अब डीआईजी बन चुके हैं। हमारी सारी परेशानियों का अब समाधान हो जाएगा। प्रभास और अन्य लोगों ने यह सुनकर राहत की सांस ली। अब जब सब तैयार हैं तो चलो चलकर विजय को लाते हैं। ये सभी लोग बिल्डिंग से ऐसे निकले जैसे उसमें आग लगी हो। वो अपनी कारों पर चढ़ गए और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए। नूह जिला पुलिस हेडक्वार्टर। एसीपी ऑफिस में पुलिस की वर्दी पहने लगभग 60 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति खिड़की के बगल में अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो छोटा और थोड़ा मोटा था और अपनी कुर्सी पर झुककर बैठा हुआ था। उसके मुंह में सिगरेट और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अचानक उसकी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। उसने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया, फिर फोन उठाया। उसके गोल बूढ़े चेहरे पर खुशी का आभास था। हे बॉस राघव, सब कुछ कैसा चल रहा है? एसीपी लोकेश। कॉल के दूसरे छोर पर राघव की आवाज थी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो सिर्फ गांव का एक बच्चा है ना? उससे कबूल कराने में भला कितना वक्त लगेगा? एक बार जब वो ऐसा कर लेता है और सजा पारित हो जाती है तो उसका अंत हो जाएगा, एसीपी लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनने में अच्छा लगा, शुक्रिया एसीपी। मैं जल्द ही 50 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा। ठीक है,
आपके साथ काम करके अच्छा लगा बॉस राघव। 50 लाख रुपए का नाम सुनकर उसका मूड और भी ज्यादा रिलैक्स हो गया था। इसके बाद राघव ने फोन काट दिया। 50 लाख रुपए में से कुछ 1-2 लाख रुपए कमिश्नर को देकर एसीपी के पास काफी पैसा बचता। उसकी कुछ ही सालों बाद रिटायरमेंट थी, तो उसका प्रमोशन तो नहीं होने वाला था। इसलिए उसने रिटायरमेंट से पहले कुछ अच्छा पैसे बनाने की कोशिश की, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो आराम से जिंदगी गुजार सकें। वो जोर से हंसा, फिर उसने कमिश्नर रविंद्र का नंबर डायल करने के लिए अपना फोन उठाया। इंटरोगेशन रूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। अचानक कमिश्नर का फोन बजने से सन्नाटा छा गया। कमिश्नर ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और फोन उठाया। वहां सब कुछ कैसा है कमिश्नर? क्या बच्चे ने जुर्म कबूल कर लिया है? दूसरे छोर से एसीपी लोकेश ने पूछा। कमिश्नर की भौहें सिकुड़ गई और उसने नीची आवाज में कहा, एक समस्या है एसीपी सर। कैसी समस्या? एसीपी अचानक चिंतित हो गया। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को हमारे सौदे के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो 50 लाख रुपए के बारे में जानता है। क्या? एसीपी का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता कि वो कैसे जानता है। हो सकता है कि उसके कान बहुत संवेदनशील हों और उसने हमारी सारी बातचीत सुनी हो। लोकेश, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? एसीपी ने हताशा में बात की। चिंता मत करो एसीपी सर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो जानता हो। अगर वो एक बार अपराध कबूल कर लेता है तो वो एक बलात्कारी होगा और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर वो कबूल नहीं करता है तो मैं उसके सिर में गोली मार दूंगा। जल्दबाजी मत करो लोकेश। एसीपी सर, आप चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी सबूत ना बचे। वो सिर्फ गांव का एक बच्चा है। अगर वो मर जाता है तो कौन परवाह करेगा? मुझे लगता है कि अगर यह मर गया तो बॉस राघव और भी ज्यादा खुश होंगे। कमिश्नर लोकेश ने विजय की ओर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। ठीक है, ठीक है, जितना हो सके उतना सावधान रहना। इसके बाद कमिश्नर ने कॉल कट कर दी। उसने फोन को मेज पर फेंक दिया, फिर अपना सिर झुकाकर सख्त लहजे में कहा, छोरे वक्त का कांटा खत्म हुआ। अब जल्दी से बता तूने कौन सा विकल्प चुना है। इसके बाद उसने अपनी सांस रोकी, फिर कुछ बार मेज पर अपना सिर मारा, जिससे उसका चेहरा सूज गया। फिर उसने खुद के चेहरे पर कई बार घूंसे मारे। उसने मुंह से खून का जाग थूक दिया। वो खड़ा हुआ और मेज पर रखी बंदूक उठाई। उसका चेहरा एक भूखे भेड़िए की तरह जंगली था। छोरे, अब यह तेरे ऊपर है कि तुझे मरना से या जिंदा रहना से। हेडक्वार्टर एसीपी ऑफिस में एसीपी ने फोन को अपनी टेबल पर रख दिया और अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ वहां बैठ गया। घटना में आए इस मोड़ से वो असहज महसूस कर रहा था। चीजें ठीक होनी चाहिए। वो सिर्फ गांव का एक गरीब लड़का है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसने खुद को कुर्सी पर झुकाया और फिर राहत की सांस ली। अचानक उसकी टेबल पर रखा रिसीवर बजने लगा। उसने रिसीवर उठाया। एसीपी सर, डीआईजी मिथिलेश यहां आए हैं। रिसीवर से आवाज आई। क्या? एसीपी चिल्लाया और अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा। वो मुड़ गया और खिड़की से देखा। एक काली कार हेडक्वार्टर एंट्री गेट से अंदर आ रही थी। उसने रिसीवर को नीचे रख दिया। डीआईजी यहां क्यों आया है? उसका चेहरा कांप रहा था। ऑफिस से बाहर निकलने से पहले उसने अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे से ठीक किया। तुम सब यहां आओ, जल्दी चलो और डीआईजी सर का अच्छे से स्वागत करो। वो बाहर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में तुरंत हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर निकले और एंट्री गेट की तरफ भागते हुए एसीपी के पीछे जाने लगे। मिथिलेश जी पहले भी एक डीसी की पोस्ट पर थे, लेकिन हाल ही में डीआईजी बनने के बाद वो पूरे नूह जिले में टॉप रैंकिंग अफसर थे। इसके अलावा वो एक सच्चे और ईमानदार अफसर थे। कुछ ही देर में सभी पुलिस अधिकारी एंट्री गेट पर पहुंच गए। काली गाड़ी ठीक हेडक्वार्टर एंट्री गेट के सामने रुकी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला। गाड़ी से ब्लैक बिजनेस सूट पहना एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा चौकोर था और उसकी मोटी भौहें तलवारों की तरह थीं। उसने एक डराने वाली आभा धारण कर रखी थी। हेलो डीआईजी सर, एसीपी ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा। डीआईजी सर, आपका यहां कैसे आना हुआ? क्या आपको कुछ जरूरी काम है?
डीआईजी मिथिलेश ने एसीपी की ओर देखा और उनकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गई और उनकी नजरें ठंडी थीं। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और मुड़ गया। डीआईजी ने वापस अपनी गाड़ी में बैठते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हाँ हाँ, ओके सर। एसीपी ने अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर अपनी पुलिस कार में बैठ स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। 5 मिनट बाद हेडक्वार्टर के पास वाले पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन रूम के बाहर ऑफिसर प्रिया और अन्य पुलिस अधिकारी कमिश्नर के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि गलियारे के अंत से लोगों का एक बड़ा समूह उनकी तरफ ही आ रहा था। इस दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। क्या हो रहा है? ऑफिसर प्रिया की आंखें खुली हुई थीं और उसका सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था। ओह, ये तो एसीपी सर हैं। रुको, उनके बगल में चल रहा है वो दूसरा इंसान कुछ परिचित लग रहा है। OMG, ये तो डीसी मिथिलेश हैं। डीसी नहीं, अब वो एक डीआईजी रैंक पर पहुंच चुके हैं। लेकिन डीआईजी मिथिलेश यहां क्यों आए हैं? सभी पुलिस अधिकारी आश्चर्य में चिल्लाने लगे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एसीपी सर, आप? उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा। आप वीरेन, मुझे जल्दी बताओ, कमिश्नर रविंद्र कहां है? क्या वो अभी भी अंदर है? एसीपी लोकेश ने जल्दबाजी में पूछा। हाँ एसीपी सर, कमिश्नर सर अभी भी अंदर है। वो बच्चा बहुत जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक कुछ कबूल किया है, वीरेन ने जवाब दिया। जल्दी करो, जल्दी करो। एसीपी और अधिक चिंतित हो गया। वो जल्दी से इंटेरोगेशन रूम की ओर बढ़ा। उसी समय सभी ने इंटेरोगेशन रूम से एक तेज धमाके की आवाज सुनी। यह गोली की आवाज थी। क्या सच में कमिश्नर ने विजय को गोली मार दी थी? आखिर क्या होगा जब डीआईजी मिथिलेश कमिश्नर के सामने मौकाए वारदात पर पहुंचेगा? आखिर की आवाज सुन एसीपी का शरीर कांप रहा था। वो धरती और आकाश को घूमते हुए महसूस कर पा रहा था और वो लगभग जमीन पर गिरने वाला था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है। उसके दिमाग में यही एकमात्र विचार चल रहा था। जल्दी से दरवाजा खोलो। डीआईजी मिथिलेश का चेहरा पीला पड़ गया और वो बहुत घबरा गए थे। उसने दरवाजे के पास खड़े 2 पुलिस कांस्टेबल पर चिल्लाया। दोनों पुलिस कांस्टेबल घबरा गए और उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। डीआईजी के साथ लोगों का समूह कमरे में घुस गया और उन्होंने जो देखा उससे वो दंग रह गए। उन्हें जो दृश्य सामने दिख रहा था वो उनके दिमाग में जो था उसके बिल्कुल विपरीत था। इंटेरोगेशन रूम के एक कोने में एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसका भाव बर्फ की तरह ठंडा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निशाना बना रही थी, जो फर्श पर फैला हुआ था और घबराया हुआ लग रहा था। डीआईजी का जबड़ा लटक गया। उसने सोचा था कि दिव्य डॉक्टर विजय को गोली मार दी गई थी, लेकिन वो यह देखकर हैरान थे कि उनकी सोच के विपरीत सब कुछ अलग था। एसीपी लोकेश भी स्तब्ध रह गया। एक अनुभवी कमिश्नर जो अनगिनत क्रूर से क्रूर मुजरिमों के साथ निपट चुका था, वो एक लड़के के सामने घुटने टेक कर पड़ा था। सभी पुलिसकर्मी भी बहुत हैरान थे। एक पल के लिए इंटेरोगेशन रूम एकदम शांत हो गया। इसके बाद कमिश्नर चिल्लाया, ऑफिसर प्रिया, वीरेन जल्दी करो, उसे गोली मार दो। उसने मेरी बंदूक छीन ली और मुझे मारने की कोशिश की। सभी पुलिस वालों ने अपनी कमर पर रखी बंदूकें लेने के लिए हाथ चलाया। कोई कुछ नहीं करेगा, डीआईजी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। कुछ पुलिसकर्मी हैरान रह गए और उन्होंने अपनी हरकत रोक दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे जल्दी गोली मार दो, उसके हाथ में बंदूक है। क्या तुम लोग अंधे हो? कमिश्नर रविंद्र गुस्से में चिल्लाया। विजय तेज तेज हंसने लगा। उसने हाथ लहराया और बंदूक को उसके माथे पर पॉइंट कर दिया। तुम लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? कमिश्नर रविंद्र इस बात से हैरान था। चुप रहो, डीआईजी मिथिलेश ने चिल्लाते हुए कहा। तू कौन है जो मने चुप रहने के लिए कह रहा है? मैं कमिश्नर हूं और तू मने चुप रहने के लिए कह रहा से? कमिश्नर रविंद्र ने गुस्से में कहा। कमिश्नर पहले से ही बेहद गुस्से में था कि उसे एक बच्चे ने फर्श पर पटक दिया था। डीआईजी मिथिलेश के आदेशों ने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए उसने डीआईजी मिथिलेश को फटकार लगा दी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह व्यक्ति परिचित क्यों दिख रहा है? दरवाजे पर खड़े सभी पुलिस वाले कांप रहे थे। वो केवल अपने हाथों से अपना चेहरा ढकना चाहते थे, लेकिन वो इतना भी नहीं कर पा रहे थे। कमिश्नर सर, वो डीआईजी मिथिलेश है,
वीरेन नामक पुलिस अधिकारी ने उसे नीची आवाज में याद दिलाया। डीआईजी मिथिलेश। कमिश्नर कांप उठा। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया। सर, आप यहां क्यों आए हैं? अगर मुझसे कुछ काम था तो मैं आपके पास आ जाता, उसने हड़बड़ी में पूछा। बहुत खूब, कमिश्नर रविंद्र, डीआईजी मिथिलेश ने ठंडे लहजे में टिप्पणी की। फिर वो उत्सुक चेहरे के साथ विजय की ओर चला गया। दिव्य डॉक्टर विजय, देर से आने के लिए मुझे खेद है। आपने बहुत कुछ झेला होगा। उसने विजय के हाथों को कसकर पकड़ा और उन्हें हिलाया। कमिश्नर रविंद्र कांप गया और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। यह क्या हो रहा है? डीआईजी सर, इस गांव के बच्चे के प्रति इतना मिलनसार क्यों है? और वो उसे दिव्य डॉक्टर भी कह रहा है। क्या यह बच्चा सिर्फ एक गांव का गरीब नहीं है? क्या डीआईजी मिथिलेश जिले के शीर्ष लोगों में से एक नहीं है? वो इस बच्चे जैसे किसी व्यक्ति से कैसे जुड़ा होगा? उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम की भावना दिखाई दे रही थी। उसके सामने जो दृश्य था वो उसे बिजली के झटके की तरह लगा था। फिर वो अपने सेंस में वापस आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गए, जैसे वहां से सारा खून बह निकला हो। वो समझ गया था कि उसका सारा करियर खत्म होने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह लड़का इतने समय तक शांत रहा। उसके डीआईजी के साथ अच्छे कनेक्शन थे। कमिश्नर को अब बहुत पछतावा हो रहा था और अपने दिल में एसीपी लोकेश और राघव बत्रा को कोसने के अलावा गाली भी दे रहा था। ऑफिसर प्रिया और बाकी पुलिस वाले दरवाजे पर मजबूती से खड़े थे। यह कैसे हो सकता है? ऑफिसर प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा। उसकी गहरी काली आंखें चौड़ी चौड़ी खुली हुई थीं। क्या यह कोई घटिया लड़का नहीं है? वो कैसे डीआईजी सर को जानता है? और डीआईजी सर उसे दिव्य डॉक्टर कहकर क्यों पुकार रहे हैं? वो किस एंगल से दिव्य डॉक्टर जैसा दिखता है? नहीं, शायद वो एक कॉन आर्टिस्ट है। उसकी आंखें विजय पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वो उसके चेहरे पर लगा मुखौटा देखना चाहती हो। डीआईजी सर, बिग ब्रो प्रभास। विजय ने एक एक करके मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। इस बार आपको फिर से परेशान करने के लिए माफ करना। प्रभास और बाकी सभी लोग कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे थे। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब भाई हैं, भला हमें क्यों परेशानी होगी? प्रभास ने आगे बढ़कर विजय के कंधे को थपथपाया। मोहन और अन्य लोग भी कमरे में घुस गए और विजय के बगल में खड़े हो गए। छोटे भाई विजय, क्या तुम ठीक हो? मोहन ने विजय की शर्ट पर लगे खून के धब्बे देख चिंता करते हुए पूछा। फिर उसने सभी पुलिस वालों को देखा। क्या पुलिस इस तरह से जांच करती है? मैं इसके बारे में एक केस दर्ज करूंगा। डीआईजी का चेहरा पल भर में उदास हो गया। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पूछताछ के दौरान कमरे में 2 पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक थी और एक सुरक्षा ऑफिसर रखा जाता था। जब वो आए तो इंटेरोगेशन रूम में केवल कमिश्नर रविंद्र मौजूद था। उसने फिर अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ था। स्थिति इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती थी। जब वो अंदर आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसकी व्याख्या आत्मरक्षा में अभिनय करने वाले विजय के रूप में की जा सकती थी। आप सभी ने आज शानदार प्रदर्शन किया। मुझे गर्व है कि मेरे जिले में ऐसा विशिष्ट पुलिस बल है। डीआईजी ने व्यंग्यात्मक रूप से सभी की ओर देखा। डीआईजी की बात सुन सभी पुलिस अधिकारियों का सिर नीचे झुक गया, विशेष रूप से ऑफिसर प्रिया और उनकी टीम का, जो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गए थे। कमिश्नर ने विजय की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर एसीपी की ओर मुड़कर देखा। उसने अपने दांत कस लिए। उसके चेहरे पर नफरत का भाव था। एसीपी लोकेश ने उसे इस गंदगी में घसीटा था और अब उसने सोचा कि वो सारा दोष उस पर लगाने जा रहा है। ऐसा लगता था कि कुकर्मों को छिपाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही वैसे भी उजागर हो चुका था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और एसीपी लोकेश की ओर इशारा किया। मैं सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। उसी ने भाई विजय को फंसाने के लिए राघव बत्रा के साथ एक सौदा किया था। यह सब उसकी और राघव की चाल थी और सभी सबूत मनगढ़ंत बनाए गए थे। यह बयान सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर पुलिस वाले। तू कमीने, ये झूठ बोल रहा है। एसीपी घबरा गया था। हाँ, एसीपी सर, आप अभी भी इससे इनकार करना चाहते हैं? क्या आपने मुझे यह करने के लिए धमकी नहीं दी थी? हमारे सौदे का पता चलने के बाद आपने तो मुझे उसे मारने का आदेश भी दिया था, कमिश्नर ने दांत भींचते हुए कहा।
सभी लोग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। पुलिस अधिकारी थोड़े फीके लग रहे थे। तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है एसीपी। डीआईजी मिथिलेश गुस्से में था। उसने सोचा कि एसीपी लोकेश चुपचाप इस बात से भी आशंकित था कि दिव्य डॉक्टर विजय को मार दिया गया होगा। यदि वो अपना बचाव नहीं कर पाता तो अब तक उसकी लाश उनकी आंखों के सामने होती। एसीपी कांप उठा। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। उसकी बकवास मत सुनो डीआईजी सर, लड़के को मारने की योजना उसी की थी। तो तुम्हारा मतलब है कि बाकी सब तुम्हारी योजना थी? डीआईजी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं एसीपी अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। तुम दोनों, तुम्हें लगता है कि तुम लोग कानून से भी ऊपर हो? कोई आगे आकर इन्हें हिरासत में लो, डीआईजी ने चिल्लाते हुए कहा। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और उन दोनों को हथकड़ी लगा दी। एसीपी का शरीर लंगड़ा हो गया, जैसे कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। वो लगभग जमीन पर गिर गया और उसकी अभिव्यक्ति खाली थी। कमिश्नर अपने आप को शांत रखने में कामयाब रहा। उसको इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने साथ एसीपी को भी फंसा दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी भी बेकसूर को बलात्कार के केस में फंसाया जाए। एसीपी, मुझे लगता है तुमने न जाने ऐसे कितने कांड किए हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे सारे काले कारनामों का चिट्ठा फिर से खोल सकूं। डीआईजी उसके आगे पीछे घूम रहा था और उसका चेहरा कठोर था। तो मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या यह सब राघव की प्लानिंग थी? क्या उसी ने विजय को इस केस में फंसाने की प्लानिंग की थी? हाँ, यह सब राघव की प्लानिंग थी। उसने मुझे 50 लाख रुपए का लालच देकर विजय को लंबे समय के लिए अंदर डालने को कहा था। मेरे पास सबूत भी है। मैंने उसकी अपने साथ सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। एसीपी लोकेश ने जवाब दिया। यह राघव बहुत समय से मेरे गले का एक कांटा बना हुआ था। उसके बहुत सारे इल्लीगल काम हैं और उसके लिए कई गैंगस्टर भी काम करते हैं। इस बार उसे कानून के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, डीआईजी मिथिलेश ने दृढ़ता से कहा। बात करते हुए उसने सभी पुलिस वालों पर अपनी नजर दौड़ाई। एक अधेड़ उम्र का पुलिस अधिकारी सामने आया। चिंता मत करो डीआईजी साहब, मैं राघव बत्रा को पकड़ने के लिए एक टीम लेकर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें इस खतरे को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, डीआईजी मिथिलेश ने कहा। हाँ साहब, अधेड़ उम्र के पुलिस अधिकारी ने सलामी दी, फिर वहां के अधिकांश पुलिस वालों के साथ जल्दबाजी में चला गया। मुझे बहुत खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ दिव्य डॉक्टर विजय। चिंता मत करो, मैं इस मामले को बारीकी से देखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि यह आपकी संतुष्टि के अनुसार सुलझा लिया जाए। डीआईजी विजय की ओर बढ़े और कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया डीआईजी सर। इसके अलावा प्लीज मुझे दिव्य डॉक्टर न कहें। बस विजय। ठीक है, विजय ने कहा। डीआईजी मिथिलेश मुस्कुराया। ठीक है, अब से मैं तुम्हें विजय कहकर ही बुलाऊंगा। विजय, क्या तुम ठीक हो? और यह खून? चिंता मत करो, यह मेरा खून नहीं है। वो इतना ताकतवर भी नहीं है कि मुझ पर उंगली उठा सके, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने यह कहा, उसने कमिश्नर को डेविल स्माइल के साथ देखा। कमिश्नर पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके लिए पहले के दृश्य को केवल एक दुस्वप्न के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उसे यह लड़का मजबूत नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी और उसकी मार्शल आर्ट की तकनीक अविश्वसनीय थी। उसने केवल कुछ चालों से ही उसको जमीन पर गिरा दिया था। चलो अच्छा है, डीआईजी मिथिलेश ने राहत की सांस ली। उसने विजय की बाईं कलाई पर अभी भी हथकड़ी देखी और एक पुलिस वाले को इशारा किया, जल्दी से इसे आकर निकालो। क्या होगा जब राघव को पता चलेगा कि विजय? डीआईजी मिथिलेश के आदेश पर उस पुलिस वाले ने तुरंत आगे बढ़कर विजय की हथकड़ी खोल दी। विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्शल आर्ट में भी निपुण हो, डीआईजी ने कहा। विजय विनम्रता से मुस्कुराया। विजय, क्या तुम जानते हो, मेरा रौनक पिछले कुछ दिनों से तेजी से ठीक हो रहा है। यहां तक कि सीनियर डॉक्टर ओम ने भी कहा कि यह कोई चमत्कार है। मुझे तुम्हें एक बार फिर से शुक्रिया बोलना होगा। क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या आज रात का डिनर हम साथ में कर सकते हैं? ठीक है, विजय ने इस पर सहमति दे दी। फिर यह तय रहा, तेज और प्रभास, तुम दोनों भी साथ में आ रहे हो। हम रॉयल हॉरिजन होटल में डिनर करेंगे। रॉयल हॉरिजन होटल? ठीक है, फिर डिनर पार्टी मेरी तरफ से होगी, प्रभास ने कहा। अरे कोई जरूरत नहीं है, विजय के लिए मेरी तरफ से यह एक छोटी सी डिनर पार्टी है। इसी बहाने मेरे प्रमोशन की ट्रीट भी हो जाएगी। डीआईजी मिथिलेश ने प्रभास से पैसे देने के लिए मना कर दिया। चलो अब यहां से चलते हैं।
डीआईजी मिथिलेश विजय के साथ इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकले और पीछे पीछे प्रभास और बाकी सब थे। विजय जब इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकला तो उसने राहत की एक सांस ली। इस घटना के बाद वो डीआईजी मिथिलेश के प्रति और भी अधिक आर्नी महसूस करने लगा था। अगर आज वो नहीं होता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता और लंबे समय तक जेल में बंद भी रह सकता था। डीआईजी मिथिलेश के साथ कुछ और बातचीत करने के बाद विजय ने पुलिस स्टेशन से अपना सामान और अपनी 3 व्हीलर बाइक बरामद की। पुलिस स्टेशन के सामने के एंट्री गेट पर प्रभास ने उससे कहा, विजय, तुम्हारा विला शिफ्ट होने के लिए तैयार है, चलो आज चलते हैं। घर बदलना एक शुभ कार्य है, यह दुर्भाग्य को दूर करता है। अच्छा विचार है, चलो आज चलते हैं। सोहम और बाकी लोग भी सहमत हो गए। तो ठीक है, चलो चलते हैं। विजय इसके बारे में सोचने के बाद सहमत हो गया। वैसे भी उसे कुछ दिन बाद वहां शिफ्ट होना ही था। अब जब सभी चाहते थे कि उसे आज शिफ्ट होना चाहिए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने घर से बहुत सी चीजें लानी थी। चलो चलते हैं, आज हम विजय की घर शिफ्ट करने में मदद करेंगे। प्रभास विजय से भी ज्यादा खुश था। विजय फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ नगीना गांव की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे लग्जरी कारों का एक काफिला था। विजय के गांव लौटने पर एक और हंगामा हुआ। विजय वापस आ गया है, उस दृश्य को देखो, लग्जरी कारों का एक पूरा काफिला उसके पीछे चल रहा है। हे ऊपर वाले, विजय निश्चित रूप से भाग्यशाली है। नगीना गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और कारों के इस काफिले की ओर इशारा किया और टिप्पणी की। उनके चेहरे पूरी तरह से प्रशंसा प्रदर्शित कर रहे थे। विजय ने अपने घर के सामने वाले गेट पर अपनी बाइक रोक दी, फिर सभी से घोषणा की, मेरे साथी ग्रामीणों, मैं आज नगीना गांव से दूर जा रहा हूं। मेरी जड़ें इसी गांव से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं अक्सर यहां आता जाता रहूंगा। सबने जय जयकार की। विजय घर बदल रहा है, यह अच्छी खबर है। अरे देखा तुमने, विजय ने क्या कहा, वो अपने गांव को कभी नहीं भूलने वाला। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। विजय ने अपने पूरे घर का चक्कर लगाया और जितनी भी उसकी काम की चीजें थीं, उन्हें उसने मिस्टर मोहन और बाकी सब की कारों में रख दिया। इसके बाद सभी गांव वाले विजय को अलविदा कहने आए और सड़क पर जाता हुआ वो दुर्लभ काफिला उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। शाम हो चुकी थी। जब विजय विला पहुंचा, उसने अपने नए घर के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। विला बहुत बड़ा था और सजावट बेहद शानदार थी। विला के बाहर एक गार्डन और एक स्विमिंग पूल था। वो जीवन भर एक छोटे से घर में रहा और उसे ऐसी जगह रहने की आदत नहीं थी। वो लिविंग रूम के बीच में खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। उसका दिल भावनाओं के मिश्रण से जोर जोर से धड़क रहा था। जल्द ही उसे डीआईजी मिथिलेश का फोन आया। विजय, एक बुरी खबर है, राघव बत्रा फरार हो गया है। विजय की यह खबर सुनकर भौहें सिकुड़ गई। राघव बत्रा एक गैंगस्टर था और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। यदि वो भाग गया था तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वो अंततः अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। विजय उससे डरता नहीं था, लेकिन वो मिस अहाना की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। मैंने पहले ही पूरे शहर में उसका पीछा करने के लिए एक टीम लगा दी है और हम जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने से पहले मुझे आशा है कि तुम अलर्ट रहोगे। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस वालों को भेज देता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव की इतनी हिम्मत भी नहीं कि मुझे कुछ कर सके, लेकिन किसी और को सुरक्षा की जरूरत है। उसी की वजह से राघव मुझसे इतनी नफरत करता है। ओह, मिस अहाना है ना? मुझे पता है। ठीक है, फिर मैं उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूं। क्यों ना हम अहाना को भी आज रात डिनर पर इनवाइट करें। विजय भी इस बात पर सहमत हो जाता है। कुछ और बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दी। उसने थोड़ा सोचा, फिर अहाना का नंबर डायल किया और उसे सब कुछ बताया जो आज हुआ। क्या आज इतना कुछ हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो? अहाना ने शिकायत करते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। अब आप कहां हैं? मैं प्रभास भाई के साथ आज रात आपको लेने और डीआईजी मिथिलेश के साथ रात का डिनर करने के लिए जाने वाला हूं। मैं अभी भी क्लॉथ फैक्ट्री में हूं। आप बस वहीं रुको, मैं जल्द आता हूं। विजय ने कॉल कट कर दी और प्रभास के साथ अहाना को लेने के लिए विला से निकल गया। इसके बाद वो लोग रॉयल हॉरिजन होटल गए। वहां पर वो डीआईजी मिथिलेश और उसकी वाइफ से मिले। हे विजय, तुम लोग आ गए।
डीआईजी मिथिलेश आगे बढ़ा और उत्सुकता से विजय से हाथ मिलाया। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने सुना। विजय, तुम ठीक तो हो? कल्पना ने उसे बड़े प्यार से देखा। मैं ठीक हूं, ये सब डीआईजी सर की बदौलत है कि मैं सुरक्षित हूं। विजय मुस्कुराया। हम अभी भी यहां क्यों खड़े हैं? चलो ऊपर चलते हैं। डीआईजी द्वारा प्रभास और बाकी लोगों से हाथ मिलाने के बाद वो सभी ऊपर एक प्राइवेट रूम में चले गए। डिनर में सभी ने भरपेट खाया पिया। माहौल खुशनुमा और उत्सवपूर्ण था। इस बीच आहाना ने कल्पना को ब्यूटी क्रीम देते हुए उसके बारे में बताया। आहाना, क्या तुम कह रही हो कि यह ब्यूटी क्रीम इतनी चमत्कारी है? कल्पना ने अपने हाथ में ब्यूटी क्रीम का छोटा डिब्बा देखा। एग्जैक्टली, ये विजय द्वारा हैंडमेड बनाई गई है, आहाना ने समझाया। ये स्किन को व्हाइट एंड मॉइस्चराइज कर सकती है और इसका असर अद्भुत है। कल्पना के दिमाग से सारा संदेह मिट गया जब उसे पता चला कि यह विजय द्वारा हाथ से बनाई गई थी। अगर विजय ने इसे खुद बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने प्यार से सुंदरता बढ़ाने वाली ब्यूटी क्रीम का डिब्बा अपनी हथेली में रखा। फिर जैसे कि उसे अभी कुछ याद आया हो, उसने विजय से कहा, हे विजय, तुम्हारी यह ब्यूटी क्रीम मार्केट में धमाका कर देगी। क्या तुमने कभी इसकी फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में सोचा है? जब उसने सवाल किया तो सभी चुप हो गए। सोहम मुस्कुराया। सिस कल्पना, विजय के पास इतना ही नहीं है। वो अपने खुद के वजन घटाने वाली औषधि, कामोद्दीपक औषधि, बाल विकास औषधि और सभी प्रकार के अन्य सामान भी बनाता है। वो सभी चमत्कारी हैं। ओह, क्या वो सभी इतने अद्भुत हैं? डीआईजी मिथिलेश परेशान हो गए। क्या ऐसा नहीं है? आइए बात करते हैं वजन घटाने वाली औषधि के बारे में। उसकी केवल एक बोतल पीने से आप एक दिन में उसका प्रभाव देख सकते हैं। यहां तक एक दिन में आपका 10 किलो से अधिक वजन तक कम हो सकता है। हमारे शरीर को देखो, अब हम कितने पतले हैं। तुम्हें याद है कि हम भालू की तरह मोटे हुआ करते थे, है ना? प्रभास ने कहा। ऐसे ही कामोद्दीपक औषधि भी, वो तो सुपर प्रभावी है, मोहन ने उत्सुकता से बताया। डीआईजी मिथिलेश रोमांचित हो गया। क्या सच में ऐसा है? फिर तो ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हम इसका बड़े लेवल पर बिजनेस कर सकते हैं, जो पूरे नूह नहीं पूरे हरियाणा स्टेट में टहलका मचा देंगे। डीआईजी का चेहरा चमक रहा था, जैसे कि वो जिले में लाए जाने वाले उज्जवल भविष्य को देख सकता था। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी, लोगों को उतना ही ज्यादा रोजगार का अवसर मिलेगा। विजय, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? अगर तुम ऐसा करने का फैसला करते हो तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। कागजी कार्रवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डीआईजी ने पूछा। डिनर टेबल के आसपास बैठा हर कोई विजय की ओर उम्मीद से देख रहा था। विजय चिंतनशील लग रहा था। उसने पहले भी बिजनेस करने के बारे में सोचा था, लेकिन लार्ज स्केल पर औषधि बनाने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति और औषधि के उत्पादन दोनों में समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कच्चे माल की आपूर्ति बड़े पैमाने पर उत्पादन की मांगों को पूरा नहीं कर सकती। दूसरा, संसाधित होने से पहले हर एक जड़ी बूटी में ऊर्जा डालने की आवश्यकता थी ताकि उसकी शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाया जा सके। विजय के अलावा कोई और यह नहीं कर सकता था। यदि इस स्टेप को छोड़ दिया जाता तो उत्पादित औषधि के इतने अद्भुत प्रभाव नहीं होते। हाल ही में उसने ताबीज बनाने की कला में प्रवेश किया था। अब उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थीं, तो उनके पास उत्पादन की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन फिर भी जड़ी बूटियों की आपूर्ति की समस्या बची थी। इस समस्या को हल करने का सबसे सीधा तरीका जमीन का एक टुकड़ा खरीदना और अपनी खुद की औषधीय जड़ी बूटियां लगाना था। विजय ने इस मुद्दे पर विचार किया और जवाब दिया, डीआईजी सर, अभी भी बड़े पैमाने पर औषधि के उत्पादन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति सबसे बड़ी है, लेकिन मैं खुद जड़ी बूटियों को लगाकर इसका समाधान करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमें औषधीय जड़ी बूटियों के वृक्षारोपण के लिए एक जमीन चाहिए होगी। वृक्षारोपण, ठीक है, जब तुम कोई जमीन देख लो तो मुझे बताना, और बाकी सभी चीजें मैं संभाल लूंगा, डीआईजी मिथिलेश ने कहा। प्रभास और बाकी लोग थोड़ा उलझन में दिख रहे थे, क्योंकि जब उन लोगों ने विजय से इस बारे में बात की थी तब उसने मना कर दिया था, लेकिन इस बार उसने वृक्षारोपण की बात की। चाहे कुछ भी हो, उनके लिए तो यह एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। विजय, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है कि जड़ी बूटियों के वृक्षारोपण के लिए गार्डन किस जगह लगाना है? प्रभास ने पूछा। नहीं, गार्डन के लिए एक सही स्थान ढूंढना बहुत जरूरी है।
जब मुझे सही जगह मिल जाएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझके बस मुझे कॉल कर देना, प्रभास ने कहा। डिनर कुछ घंटों तक चला। डीआईजी मिथिलेश और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद विजय अहाना के साथ पार्किंग की ओर चला गया। विजय, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रह सकती हूं? अहाना ने अचानक पूछा। आखिर अहाना विजय के साथ उसके घर क्यों जाना चाहती थी? क्या विजय को जड़ी बूटियों के गार्डन के लिए कोई सही जगह मिलेगी? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी का अगला पड़ाव? अहाना की बात सुन विजय हैरान रह गया। उसे याद आया कि राघव फरार हो गया था और अहाना के लिए घर पर अकेला रहना सुरक्षित नहीं था। ठीक है, अहाना ने अपना मुंह ढका और हल्के से मुस्कुरा दी। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा नया घर भी देख सकती हूं। ओह, लेकिन मुझे पहले अपने घर से कुछ चीजें पैक करनी है। विजय अपनी बाइक पर बैठ अहाना के साथ डीएलएफ लेजर पार्क पहुंच गया। जल्द ही विजय को कुछ एहसास हुआ। कुछ चीजों से उसका क्या मतलब था? कुछ देर बाद उसने देखा कि अहाना अपने साथ कपड़ों के कुछ बड़े बड़े बैग्स साथ लाई थीं। यह देख उसका जबड़ा लटक गया। विजय के लिए तो यह कुछ ऐसा था जैसे वो अपना घर बदल रही थी। मिस अहाना, आप? मैं क्या? मुझे यह सब चाहिए। मैं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जा रही हूं। जब तक राघव नहीं पकड़ा जाता मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। मैं तुम्हारे घर पर ही सुरक्षित रह सकती हूं। अहाना मुस्कुराई। उस धुंधली मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। विजय दंग रह गया। वो कांप उठा। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगले कुछ दिनों तक अहाना के साथ रहूंगा? उसकी आंखें, उसके कामुक शरीर और पतले पैरों पर बह रही थीं। वो अपने भीतर कुछ गर्माहट महसूस कर सकता था। ब्लूबेल फुटहिल। विजय विला के एक कमरे में फर्श पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके चारों ओर औषधीय जड़ी बूटियों का ढेर पड़ा था। उसने जड़ी बूटियों का एक डंठल उठाया और उसे अपनी हथेली में रखा। उसकी हथेली जल्द ही सूरज की रोशनी की तरह एक गर्म पीली चमक से ढक गई थी। 1 या 2 मिनट तक जड़ी बूटी को अपनी हथेली में रखने के बाद उसने उन जड़ी बूटी को कुछ अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक कटोरे में रखा और उन्हें मूसल से कूटने लगा। जल्द ही कटोरे में औषधीय तरल दिखने लगा था। उसने उस तरल को एक बोतल में डाला और उसे चाय के साथ पतला कर दिया। परिणाम एक कामोद्दीपक औषधि था। उसने बोतल को उसकी पैकेजिंग में रखा और एक तरफ रख दिया। थोड़ा आराम करने के बाद उसने अगली बोतल बनाने के लिए दोबारा से उसी प्रोसेस को चालू कर दिया। उसने खिड़की के बाहर से गड़गड़ाहट सुनी। रात के आसमान में बिजली चमक रही थी, जिससे आसपास के वातावरण में थोड़ी रोशनी हो रही थी। विजय ने अपना सिर उठाया और देखा कि बाहर आंधी चल रही थी। तभी उसने कमरे के बाहर से शांत पैरों की आवाज सुनी। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर अहाना ने कदम रखा। उसने लेसी नाइटवियर पहना हुआ था जो उसके उभरे हुए वक्रों को उजागर कर रहा था। उसके काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। विजय ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें संकुचित हो गईं। मिस अहाना, आप? विजय थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर लग रहा है। क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सो सकती हूं? उसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। विजय ने देखा कि उसका चेहरा सामान्य से अधिक पीला था और वो असामान्य रूप से नाजुक लग रही थी। ओह, उसने जवाब दिया। उसके दिल में वो आमतौर पर मजबूत, निर्णायक अहाना से इस तरह के कमजोर पक्ष की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो और भी अधिक लाल हो गया जब उसने उसके शरीर पर आंखें टिकाईं। अहाना ने दरवाजा बंद कर दिया और बेड के पास आकर बिस्तर पर बैठ गई और पूरे फर्श पर औषधीय जड़ी बूटियों को बिखरा देख उसने विजय से पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, मैं कुछ और बोतलें बनाने के बाद सो जाऊंगा। विजय ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। अहाना ने देखा कि विजय अजीब बर्ताव कर रहा है तो वो मुस्कुरा दी। विजय, अब ये मत कहना कि तुम भी डरते हो। डरता हूं? मुझे किस बात का डर होना चाहिए? विजय ने झिंझकते हुए पूछा। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसका आकर्षक चेहरा देखा। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी आंखें हटा लीं। तुमने तो कहा कि तुम डरते नहीं हो। अहाना फूट फूट कर हंस पड़ी। उसने देखा कि विजय बौखलाते हुए और भी प्यारा लग रहा था। बेड पर आओ विजय, तुम बाकी का काम कल जारी रख सकते हो। वो विजय के कान के पास आकर फुसफुसाई। विजय पूरी तरह से विचलित था। अब उसका दिल औषधि बनाने में नहीं लग रहा था। उसने जगह को थोड़ा साफ किया, फिर कहा, आप बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। नहीं, तुम वहां नहीं सो सकते। एक काम करो, तुम यहां सो जाओ।
अहाना ने अपनी उंगली से बिस्तर के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची। बेड किंग साइज था, तो वो दोनों उस पर आसानी से अलग अलग हिस्से में सो सकते थे। विजय कुछ देर के लिए हिचकिचाया और फिर मान गया। उसने लाइट्स ऑफ की और बेड पर आकर एक साइड लेट गया। बाहर बिजली गड़गड़ाने की आवाजें तेज हो गईं। विजय ने अपना सिर घुमाया और अहाना को देखा। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। वो डरी हुई थी और कांप रही थी। डरो मत मिस अहाना, मैं यहीं हूं, विजय फुसफुसाया। उसने जवाब दिया। अचानक उसने अपने शरीर को विजय की ओर मोड़ा। कंबल के नीचे विजय अहाना की स्किन की ठंडक को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। अंधेरे में उनकी आंखें मिलीं और उसके हाथ विजय के हाथों पर कसते ही जा रहे थे। उसकी आंखों में कुछ जल रहा था। अचानक उसने अपने शरीर को फिर से पलटा और विजय से चिपक गई। उसकी कोमल आर्म्स विजय के चारों ओर लिपटी और उसे कसकर गले लगा लिया। विजय का शरीर कठोर हो गया। उसकी आंखें चौड़कर फैल गईं और वो नहीं जानता था कि क्या करना है। हिलो मत, आराम से सो जाओ, उसने आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया। वो देख सकता था कि उसका छोटा सा चेहरा भी गुस्से में लाल हो रहा था और उसका पूरा शरीर तंग था। विजय ने उस आकर्षक चेहरे को देखा जो उससे केवल 1 इंच दूर था। उसका हृदय कांप रहा था। वो लगभग 18 साल का था, अति सक्रिय हार्मोन की आयु। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में नैतिकता का युद्ध छिड़ गया। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वो आखिरकार उस बेतुके विचार को सामने लाने में कामयाब रहा। उसने सोचा कि यह अब भी समय नहीं है और भविष्य में और भी चांस मिलेंगे। वो धीरे धीरे शांत हो गया और जल्द ही उसकी बाहों में सो गया। अगली सुबह जब अहाना की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसका शरीर लगभग विजय के ऊपर था। उसके उभरे हुए वर्क विजय की चेस्ट से चिपके हुए थे। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। विजय की ओर देखते हुए उसकी लाल फीनिक्स आंखें चमकने लगी थीं। फिर वो जल्दबाजी में बिस्तर से बाहर निकली और भाग गई, जैसे कि किसी चीज से भाग रही हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वापस अपनी क्लॉथ फैक्ट्री चली गई। इस बीच विजय ने आध्यात्मिक तरल की एक बोतल पी। उसे अवशोषित करने के बाद उसने कपड़े बदले और अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर विला से बाहर निकल गया। आज के लिए उसने सोचा था कि वो औषधीय जड़ी बूटियों का गार्डन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान देखने के लिए नूह जिले के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। ऊर्जा का प्रबल प्रवाह वाला स्थान आदर्श स्थान होगा। वो स्थान पहाड़ों की गहराई में पाए जा सकते हैं। नगीना गांव शहर के बहुत पास था और ऊर्जा की प्रवाह वहां स्थित पहाड़ों में कमजोर थी। वो एक अच्छी जगह नहीं थी। इसके बाद वो ब्लूबेल फुटहिल से अपनी बाइक पर बैठ निकल गया। सड़क के एक तरफ एक पर्वत श्रृंखला थी। विजय बीच बीच में दूर से पहाड़ों का निरीक्षण करने के लिए रुकता, तो कभी कभी वो सड़क से नीचे उतरकर पहाड़ों के करीब जाकर निरीक्षण करता। ऐसे ही पहाड़ों को देखते देखते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। दोपहर के समय जब वो सड़क पर आगे बढ़ रहा था तो उसने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पापड़ा गांव। विजय इस गांव का नाम देखकर हैरान रह गया। वो पापड़ा गांव से परिचित था। उसकी मां इसी गांव से थी और वो हर साल कुछ बार अपने नाना नानी से मिलने गांव आता था। अब मैं यहां हूं तो मुझे नाना नानी से मिलने जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो अभी भी स्वस्थ होंगे। यह सोचकर विजय ने अपनी बाइक पापड़ा गांव जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। पापड़ा गांव एक बड़े पहाड़ के बीच में स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ पहाड़ों को पार करना पड़ता था। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और जर्जर थीं। वहां तक जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। इस वजह से पापड़ा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। एक लंबी ऊबड़ खाबड़ सड़क के बाद विजय अंततः पहाड़ी मिट्टी की सड़कों को पार करते हुए एक सपाट सड़क पर पहुंच गया। कुछ ही देर में एक गांव नजर आया। यह पापड़ा गांव था। विजय की 3 व्हीलर बाइक गांव की कीचड़ भरी सड़कों को पार करते हुए आराम आराम से चल रही थीं। हरे भरे पहाड़ों और साफ पानी के सुकून भरे दृश्यों ने उसका स्वागत किया। दूर पहाड़ के किनारे छोटे छोटे हॉवेल बने हुए थे। उनकी मिट्टी से बनी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। एक नदी पर बने पुल को पार करने के बाद वो पापड़ा गांव पहुंच गया था। नदी के बगल में कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। उन्होंने विजय को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी जांच कर रही हो। पापड़ा गांव एक छोटी सी बस्ती थी और वहां बहुत कम लोग रहते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था और इसलिए जब भी कोई अजनबी आता तो वो उसे उत्सुकता से देखते थे।
अरे ये किसका बच्चा है? महिलाओं का समूह आपस में बात कर रहा था। अचानक एक महिला खड़ी हुई और आश्चर्य में चिल्लाई, ओह, क्या तुम विजय हो? विजय? क्या वो कामिनी का बेटा नहीं है? विजय की मां का नाम कामिनी था। विजय रुका और मुड़कर देखने लगा। मामी! उसने उस महिला का अभिवादन किया। वो उसके मामा की पत्नी लक्ष्मी थी। ओह, तुम सच में विजय हो? मैंने तुम्हें बस कुछ महीनों से नहीं देखा और तुम इतना बदल गए कि मैं लगभग तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। यह तो सच में कामिनी का बेटा है। वो पहले से काफी लंबा हो गया है। ओह, ये बच्चा एक कठिन जीवन जी रहा होगा। मैंने सुना है कि वो अब अरे उसे क्या कहते हैं जो सामान पहुंचाता है? हाँ, डिलीवरी बॉय है। बेचारा। महिलाएं कपड़े धोते समय आपस में बातें कर रही थीं। लक्ष्मी ने साफ धुले हुए कपड़ों को एक टोकरी में रखा, फिर नदी के किनारे से ऊपर आ गई। विजय, तुम सही वक्त पर आए हो। आओ चलकर खाना खाते हैं, उसने बड़े प्यार से कहा। लक्ष्मी एक अच्छी और मिलनसार औरत थी। उसने हमेशा ही विजय के साथ अच्छा व्यवहार किया था। जब भी वो आता था तो लक्ष्मी हमेशा उसे खाने के लिए आमंत्रित करती थी। विजय ने लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, ठीक है मामी, लेकिन मैं पहले नाना नानी से मिलकर आता हूं। क्या वो अभी भी स्वस्थ हैं? ठीक तो है, लेकिन स्वस्थ भी नहीं कह सकते। तुम्हें तो पता है, उनकी उम्र हो चुकी है। इस बुढ़ापे की उम्र में छोटी मोटी समस्याएं तो होती ही रहती हैं, लक्ष्मी ने जवाब दिया। विजय ने इशारा करते हुए कहा, आओ मामी, मैं आपको एक सवारी देता हूं। लक्ष्मी खुश हो गई। तुम कितने अच्छे बच्चे हो। ठीक है, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बुरा नहीं, विजय ने सिर हिलाया। चलो, सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद उसने लक्ष्मी को घर छोड़ दिया और अपने मामा से मिलने के बाद वो अपने नाना नानी के घर की ओर बढ़ गया। क्या विजय औषधीय जड़ी बूटियों के गार्डन के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ पाएगा?